गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम्हारे सिलेबस में था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था हमारे पास? इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड एंड ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड ठीक है, all the concentration terms on which rate of reaction actually depends and it is observed experimentally। यहाँ हम ये बोलते हैं कि जो हमारा रेट लो है, ठीक है, रेट लो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हमारे पास सपोज ये रिएक्शन थी ए प्लस बी एंड इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो अगर हम कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट पावर है वो अगर हम ए और बी ये ले लें तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाता है, वो एक्चुअल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। लेकिन रेट लो क्या होता है? रेट लो के हिसाब से हमें एक्चुअल कंसंट्रेशन लेनी, वी हैव टू टेक हेयर इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अल्फा एंड बीटा इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या तो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करो या आपको रेट लो दे रखा होगा, रेट लो के अकॉर्डिंग आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जितनी भी आपकी रिएक्टेंट की इफेक्टिव कंसंट्रेशन दे रखी है, पावर दे रखी है, उन सबको आप सम कर दो तो यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की भी रिएक्शन हो सकती है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है। और इसके अलावा होल नंबर तो है ही, एंड होल नंबर नहीं भी हो तो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर नहीं भी हो सकता। तो हमारे पास एस्टल्डिहाइड का जो ब्रेकडाउन है, पायरोलिसिस एस्टल्डिहाइड का, तो वो कल मैंने बताया था कि क्या था हमारे पास CH3CHO। इसको 723 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम करें तो इट फॉर्म CH4 + CO। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? एस्टल्डिहाइड है, इसके कंसंट्रेशन की 1.5 पावर पे डिपेंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा हमारे यहाँ पास? 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब वो रिएक्टेंट रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, यानी कि ओनली 1 पावर, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, एनीथिंग। एंड आल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे नॉट बी होल नंबर आल्सो, जैसे अभी हमने किया था पायरोलिसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड। उसके बाद हमने किया था बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में हमने बोला था, एक जर्नल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू, के की जो यूनिट है इट विल बी डिफरेंट। और वो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर हम n को यहाँ 0 पुट कर दें, फॉर ज़ीरो ऑर्डर n विल बी इक्वल टू 0, तो k क्या हो जाएगा हमारे पास? कंसंट्रेशन 1 - 0 यानी कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स, और वी कैन से मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट। और अगर जो हमारा रिएक्टेंट है अगर वो गैसियस फेज में है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की बजाय वी विल टेक प्रेशर, तो यहाँ पे मोल पर लीटर की बजाय वी विल टेक एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ओके, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू, यहाँ जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, n क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 - 1 0, यानी कि कंसंट्रेशन की लिए की बजाय तो आपका 1 लिखा जाएगा। ओनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो k की जो यूनिट होगी वहाँ पे क्या होगी? टाइम इनवर्स, यानी कि ओनली सेकेंड इनवर्स। तो एक कंसंट्रेशन जो k है उसकी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, क्योंकि आपके सिलेबस में है सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो n विल बी इक्वल टू 2, और यहाँ पे अगर हम 2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1 - 2,
के की हम यूनिट निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले में 1 - 2 टाइम इनवर्स, यानी क्या हो गया हमारे पास मोल पर लीटर की यूनिट क्या होगी हमारे पास -1 टाइम इनवर्स, और वी कैन से दैट क्या आ गया हमारे पास लीटर मोल इनवर्स और टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट है हमारे पास, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आएगा हमारे पास, सेम ऑन वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेस्ट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना होता है हमें, इन मैनी केसेस आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट से ही यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जैसे खाली टाइम इनवर्स है तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर मोल पर लीटर पर सेकंड है तो यानी कि ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स है तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, एंड सो ऑन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज़ अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करेंगे दैट इज ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो एक चीज़ और है कि इन सभी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं वो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है विद टाइम। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है थ्रू आउट द रिएक्शन इट विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास एक दो एग्जाम्पल, एक तो जितनी भी हमने जब किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट हमारे पास आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल हमने किया था। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, मतलब जो फोटॉन्स की प्रेजेंस में अगर होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये इसमें हमारे पास हमने एग्जाम्पल किया था कि H2 + Cl2, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो दिस रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट या फोटॉन्स, और ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 and Cl2, not depend on the concentration of H2 and Cl2, the rate of reaction depend upon the HCl। एक हमारे पास हिट्रोजेनस रिएक्शन है, उसको भी हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही कंसीडर करते हैं। हिट्रोजेनस रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल में, आपने पढ़ा भी होगा बेटा, हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है होमोजीनस और एक होती है हिट्रोजेनस रिएक्शन। हिट्रोजेनस रिएक्शन ये होती है जब हमारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट ऑल आर इन प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस। अगर सभी एक फेज़ में प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे होमोजीनस रिएक्शन। अगर सभी डिफरेंट फेज में रिएक्शन है, फेज में प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजेनस रिएक्शन। तो हेट्रोजेनस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है हमारा, प्रोडक्ट है, एंड द कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हमारे पास डिकम्पोजिशन है अमोनिया का, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस हमारी बनती है 2 एंड वी विल राइट हियर 2, ओके। एक हमारे पास आती है ये वाली रिएक्शन, एक हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। HI को अगर हम डिकम्पोज करें तो डिकम्पोज होने के बाद देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है यूजुअली
ऑन द सरफेस ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन। आपको कैटालिस्ट जो चाहिए होता है, तो कैटालिस्ट सॉलिड सरफेस है, अमोनिया आपका क्या है, अमोनिया आपका अलग फेज में प्रेजेंट है, कैटालिस्ट अलग फेज में प्रेजेंट है, N2 and S2 आर गैस। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास डिकम्पोजिशन है HI का, तो यहाँ पे भी जो H2 और I2 है, ये रिएक्शन जो होती है ये ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड होती है। जो गोल्ड की सरफेस है, इट एक्ट एज कैटालिस्ट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडीन है ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारा कैटालिस्ट अलग फेज में प्रेजेंट है, तो ये हिट्रोजीनस रिएक्शन के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी अवेलेबल साइट है, अवेलेबल साइट ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबल साइट ऑन सरफेस ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्टेंट्स को अवेलेबल साइट पे जाएगा, कैटालिस्ट की सरफेस पे जाएगा, तो वो एज इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो साइट दोबारा अवेलेबल हुई है इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्शन का रेट क्यों यूनिफॉर्म रहा, क्योंकि ऑलवेज सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट विल बी एबल टू अटैच ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कैटालिस्ट फुली ऑक्यूपाइड है तो रेट जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, दे विल लीव द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट और वहाँ पे न्यू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विल कम ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर भी है और थर्ड ऑर्डर भी है, तो ये पहले भी कर चुके हो आप लोग। जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन अगर आए पेपर में, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। हमारा जो A है, सपोज वी हैव द रिएक्टेंट A, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है, रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं dA/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और यहाँ माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है, एंड इट इज़ इक्वल टू K, A की पावर, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जीरो, बट इसके रेट कॉन्स्टेंट, या इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो हमारे पास क्या हो गया, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट dA इज इक्वल टू माइनस K dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं खाली K, क्योंकि A की पावर जीरो इट मीन्स 1 एंड K इंटू 1 इज इक्वल टू K। तो ये dt उठ के इस साइड आ गया इक्वेशन के दिस साइड, एंड इट बिकम्स इक्वल टू dA इज इक्वल टू माइनस K dt। नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस KT प्लस I। विद इन द लिमिट अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो dA इज कन्वर्ट इनटू A KT प्लस I। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज I? I इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम ये मानते हैं कि व्हेन T इज जीरो, अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, व्हेन T इज जीरो, व्हेन T इज जीरो, A कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A नॉट। व्हाट इज A नॉट? इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमने ली थी, एंड व्हाट इज A? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। T टाइम तक जब रिएक्शन हो चुकी है तो रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन रहती है, तो दैट इज A। जब भी आपको कंसंट्रेशन लिखनी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा उसको, ओके। तो I की वैल्यू क्या आई, जब T जीरो था हमारे पास तो A इज इक्वल टू A नॉट, तो यानी कि ये टर्म हमारी क्या होगी, जीरो, तो I किसके बराबर हो गया हमारा, A नॉट के बराबर। तो इस I इज इक्वल टू A नॉट, वी विल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे I की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू माइनस KT, एंड इंस्टेड ऑफ I वी विल राइट हेयर A नॉट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, A इधर आ जाएगा दिस साइड राइट साइड में, और KT इधर चला जाएगा, तो KT इज इक्वल टू
ए माइनस ए नोट, सॉरी ए नोट माइनस ए, एंड व्हाट इज के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए ओवर टी, या ऐसे ही टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए नोट माइनस ए बाय टी। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। ये एक्सप्रेशन है उस रिएक्शन के लिए जो ज़ीरो ऑर्डर है। ज़ीरो ऑर्डर मीन्स इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर। तो आपको एक तो ये याद रखना है, इसको डिराइव करना है। तो इससे रिलेटेड हमारे दो ग्राफ हैं। एक तो हमें ये ग्राफ याद रखना है कि आपको पता है ये ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन के लिए। यू नो दैट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको अगर हम इस टर्म्स में लिखें, जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, दिस वन, ये अभी हमने लिखी थी, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर हम करें, इस वाली इक्वेशन को हम किससे के साथ कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, y हमारे पास हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, a कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अलोंग किसके कंपेयर करना आपको, t, व्हाट इज दिस, t हो गया हमारे पास, t के अगेंस्ट आपको प्लॉट करना है, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। तो जो इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास c क्या होता है, हमारे पास इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, a नोट, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, a नोट है, माइनस के क्या है हमारे पास, स्लोप है, माइनस के इज़ द स्लोप, एंड तो हमारा ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट हुआ है, a और t के बीच में हुआ है, माइनस के इज़ द स्लोप। ठीक है, तो इसलिए ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है हमारे पास, एंड a नोट इज़ द इंटरसेप्ट। आल्सो अगर हम इस तरीके से करें, अभी हमने बोला था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें करनी है, एक तो आपको ये इक्वेशन करनी है, मैंने ये एक्सप्रेशन है रेट इक्वेशन के लिए, इससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन वाला। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है दैट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। तो उस टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे T1/2, हाफ लाइफ पीरियड को अब हम T1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई थी, KT इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर, A नोट माइनस ए, तो यहाँ पे आपको T की जगह आपको पुट करनी है हाफ लाइफ के लिए 1/2, A नोट इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड, तो A नोट का हाफ रिएक्टेंट, A की जगह आपको क्या लिखना है, A नोट ओवर 2, तो T1/2 इट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, A नोट ओवर 2, और वी कैन से दैट T ओवर 1/2, ये K भी हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो गया हमारे पास, A नोट ओवर 2K। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दिख रहा है, it directly depend upon the initial concentration. Half life period is depending on the initial concentration of the reactant, but rate of reaction for zero order of reaction is independent of concentration of reactant. half life period depend कर रहा है A नोट के ऊपर। ठीक है, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, एंड सो ऑन। आल्सो जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, अभी हमने करी भी थी, हमने एक जनरल फार्मूला निकाला था, दोबारा बता रहे हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, K इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन 1 - n ओवर टाइम। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए, 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन 1 - 0 इट मीन्स 1 ओवर टाइम, तो क्या हो गया हमारे पास, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम सेकंड में भी हो सकता है और मिनट भी हो सकता है। तो आज आपको ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, हाफ लाइफ पीरियड है, उसकी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सारा आपको टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा,
देन वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी रेट एक्सप्रेशन क्या है। ओके।